जय हिंद साथियों, नमस्कार। पुनः स्वागत है आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल कुंवर स्टडी पर। साथियों, मैं प्रत्युष श्रीवास्तव, जिसने यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस, सीजीएल आदि की तैयारी के लिए आप सबके साथ मेहनत करने की जो कसम खाई है, उसी श्रेणी में हमें एक एक करके एक एक सब्जेक्ट को, एक एक सिलेबस को धीरे धीरे पूरा पूरा करने की ओर अग्रसर हैं। साथियों, जैसा कि आपने देखा, इतिहास के साथ साथ हमने पॉलिटी के सब्जेक्ट को भी अब प्रारंभ कर दिया है। अब केवल आप लोगों की यह जिम्मेदारी है कि सभी वीडियो को मन लगाकर देखें, समझें, परखें और उसके अपने हाथों से नोट्स तैयार करें और उसे दोहराते चलें, पढ़ते चलें, समझते चलें। मैं वादा करता हूं कि जितना मैं बता रहा हूं उसके अलावा आपके सिलेबस में कुछ नहीं बचेगा। आप बस उतना कवर कर लीजिए, आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। उसे अच्छे से दोहरा लीजिए, एक भी क्वेश्चन उसके बाहर से नहीं रहेगा। मेरी यह जिम्मेदारी है। साथियों, यह जो हमने कंटेंट हम लेके आए हैं, यह बहुत मेहनत से ढूंढा गया कंटेंट है। जो है एक एक टॉपिक पर बहुत मेहनत किया गया है आपकी सिलेबस को पूरा करने के लिए। बहुत ही मेहनत से अच्छे अच्छे जो है जगहों से, अच्छे अच्छे स्थानों से एक एक टॉपिक्स के बारे में अच्छी सी मेहनत करके तब हमने इसे तैयार किया है। इसलिए आप पूरा भरोसा करके, पूरे विश्वास के साथ इसे कवर करिए। बस इतना याद करिए, इसके अलावा आपको कोई ज़रूरत नहीं है जो है कहीं और देखने या दौड़ने भागने की आवश्यकता नहीं है। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं आज के अपने सिलेबस को। कल हमने पढ़ा दिया था ऋग वैदिक समाज को, और इसी क्रम में आज हम जो है आगे बढ़ते हुए उसी ऋग वैदिक समाज की चर्चा करेंगे आज भी। और जो कल का टॉपिक छूटा हुआ था उसे आज पूरा करके आगे बढ़ेंगे। तो साथियों, शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक को। आज का टॉपिक शुरू होता है हमारा ऋग वैदिक समाज से। कल हम ऋग वैदिक काल यानी वैदिक काल में ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों के बारे में अच्छे से समझ चुके हैं। अब हमें देखना है कि ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों के अलग अलग समाज कैसे थे, उस वक्त के लोग कैसे थे, वहाँ के जो निवास था वह कैसा था। तो उस समय का और समाज के बारे में, सोसाइटी कैसी थी, उसके बारे में आज हमें समझना है। तो आइए शुरू करते हैं ऋग वैदिक समाज के बारे में। यह पितृ सत्तात्मक एवं कबीलाई समाज था। समाज समता मूलक है। यह समाज आर्य और अनार्य में बटा था। यह ऋग्वेद के द्वितीय मंडल में दिखता है। साथियों, यह पितृ सत्तात्मक समाज था, यानी इसमें जो है पिता का शासन चलता था। इसके पहले जो हमने सैंधव सभ्यता को देखा, वह समाज मात्र सत्तात्मक था, उसमें माता का राज चलता था, किंतु इसमें घर का मुखिया पिता होते थे। यह ऋग्वैदिक समाज की बात है। एवं कबीलाई समाज था। जो समाज था वह कबीलों में बटा हुआ था, मतलब अलग अलग समुदाय, अलग अलग कबीले जो थे उनमें समाज बटा हुआ था। समाज समता मूलक है। यह समाज आर्य और अनार्य में बटा था। समाज दो भागों में बटा हुआ था, आर्य और अनार्य। उस वक्त जो है एक आर्य हुआ करते थे जिसे उच्च श्रेणी का माना जाता था, और अनार्य जिससे जो है निम्न श्रेणी का माना जाता था, होते थे। यह ऋग्वेद के द्वितीय मंडल में दिखता है। ऋग्वेद का जो द्वितीय मंडल है, इसमें हमें यह चीज देखने को, यह वर्णन मिलता है। अनार्य ही दास या दस्यु थे। अनार्य जो निम्न वर्ग थे, इन्हें ही दास और दस्यु जो है कहा गया है। अनार्य कृषि करते थे। आर्य पशुपालन। अनार्य यहीं के थे, जबकि आर्य बाहर से आए थे। अनार्य भारत के ही थे और भारत के ही लोग यहाँ पर दास दस्यु बनकर रह गए, कृषि कार्य किया करते थे। जबकि आर्य जो कि बाहर से आए थे, वे पशुपालन का मुख्यतः कार्य किया करते थे, और वे बाहर से आए हुए थे और उच्च श्रेणी के बन गए थे। ऋग्वैदिक काल के अंतिम वर्षों में ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में वर्ण को 4 वर्गों में विभाजित कर दिया गया। अर्थात ऋग्वैदिक काल के अंतिम वर्षों में, ऋग्वैदिक काल का जब अंत समय हुआ, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसके पुरुष सूक्त में वर्ण को यानी समाज को 4 भागों में विभाजित कर दिया गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और ये जो 4 वर्ण हुए हैं, इन्होंने इतिहास में बहुत प्रभाव इनका रहा है, बहुत लंबे समय तक रहा है। आज के समाज में भी कुछ इसकी झलक देखने को हमें मिलती है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन 4 भागों में समाज को जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में बांट दिया गया था। ये मेन पॉइंट भी है, याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद देखते हैं साथियों,
कहा गया कि आदि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों, भुजा से क्षत्रिय, जांघ से वैश्य, पैर से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। इसमें बताया गया है कि ब्रह्मा जो है हमारे, उनके मुख से ब्राह्मण निकले हैं, भुजाओं से क्षत्रिय निकले हैं, जांघ से वैश्य निकले और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति बताई गई है। प्रथम तीन वर्गों को मिलाकर द्विज कहा गया है, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों को मिलाकर द्विज कहा गया है। इस शब्द को ध्यान रखिएगा, यह कई बार क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं। उस वक्त के स्त्री दशा के बारे में समाज की बात करते हैं अगर हम, तो स्त्री को ऋग्वेद में जायदस्तम कहा गया। स्त्री को ऋग्वेद में जायदस्त्रम कहा गया है, अर्थात स्त्री ही गृह है। जायदस्तम का अर्थ स्त्री ही गृह है। पुरुष को कुलप कहा गया, पुरुषों को अधिक महत्व मिलता था। पुत्री का भी उपनयन संस्कार, शिक्षा का आरंभ होता था, यानी स्त्रियों की, बेटियों की, पुत्रियों की भी जो है उपनयन संस्कार करवाए जाते थे। उपनयन संस्कार हमारे 16 संस्कार में से एक संस्कार माना जाता है, जो शिक्षा आरंभ करने से पूर्व कराया जाता है। तो उपनयन संस्कार उस वक्त जो है लड़कियों में भी देखने को मिलते थे। यह खासियत थी वैदिक काल की। ऋग्वेद के 8वें मंडल में भी बहुत से मंत्र स्त्रियों द्वारा लिखे गए हैं। यह ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद का जो 8वां मंडल हमें देखने को मिलता है, इसमें बहुत से मंत्र ऐसे हैं जो स्त्रियों ने लिखे हैं। कुछ विदुषी जैसे अपाला, घोषा, भद्रक आदि इसी समय की थी। बाल विवाह नहीं था, स्वयंवर प्रथा भी प्रचलित था। स्वयंवर हुआ करते थे उस वक्त। शादी में माता पिता द्वारा दिया गया उपहार बहदु कहलाता था। माता पिता जो उस वक्त दहेज रूपी उपहार देते थे उसे बहदु कहते थे। राजनैतिक, आर्थिक के अलावा स्त्री को परिवार का सब अधिकार था। राजनैतिक और आर्थिक अधिकारों के अलावा स्त्री को परिवार के सभी अधिकार प्रदान किए गए थे। इस चीज को ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है, जिस स्त्री को पति से संतान ना हो रहा हो तो वह नियोग प्रथा से पति के भाई या अन्य व्यक्ति से संतान उत्पन्न कर सकती थी। यह उस समाज की जो है ऋग्वैदिक समाज की यह बड़ी बात थी कि जो स्त्री पति की कमियों के कारण माता नहीं बन सकती थी, वह उसके भाई या अन्य किसी परिचित व्यक्ति के साथ संतान उत्पन्न कर सकती थी। उत्पन्न पुत्र को क्षेत्रज कहते थे। जो उनसे अन्य से उत्पन्न होते पुत्र, उन्हें क्षेत्रज कहा गया है। बाल हत्या, दहेज आदि कुछ नहीं था। ना तो उस वक्त दहेज प्रथा थी, ना तो उस वक्त बाल हत्या हुआ करते थे। विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी, उसे पुनर्भू कहते थे। यानी जो विधवाएं औरत थी उनके लिए पुनर्विवाह जो है उस वक्त जारी था। वे पुनर्विवाह कर सकती थी, उन्हें फिर पुनर्भू कहते थे। और उससे उत्पन्न पुत्र को पुनर्वस या आजीवन व विवाहिता महिला को अमाजू कहते थे। उनसे उत्पन्न जो पुत्र था उसको पुनर्वस कहते थे, और आजीवन जो अविवाहित महिला रहती थी उसे अमाजू कहते थे। बात करते हैं उस वक्त के समाज में जो लोग वस्त्र धारण किया करते थे उसके बारे में। तो सबसे पहला नाम आता है नीवी का। नीवी कमर के ऊपर का वस्त्र था। वायस कमर के ऊपर का वस्त्र था। अधिवासस ऊपर से ओढ़ने वाला, यानी जैसे ओढ़नी वगैरह। उसड़ीय पगड़ी को कहा जाता था। वाधूय विवाह में स्त्री जो कपड़े पहनती थी उसे वाधूय कहा गया है। उपाहन जूता को कहा गया है। वाराह के चमड़े का बना होता था उस वक्त। इससे बहुत क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को हमें मिलते हैं, इसलिए इसे जो है एक एक चीज़ को याद रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, वायस से आप क्या समझते हैं, वाधु से आप क्या समझते हैं, तो आप वहाँ कंफ्यूज ना हो, इसलिए इसे जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा। मांग टीका, कर्णफूल, गले का हार, नुपुर यानी पायल, मनक यानी गुड़िया आदि जो है उस वक्त के सौंदर्य सजावट के प्रमुख वस्तुएं थी। मनोरंजन के साधनों की अगर हम ऋग्वैदिक काल की बात करते हैं तो नाटक मंचन उस वक्त हुआ करते थे। रथ दौड़ हुआ करते थे। जानवरों व पक्षियों का युद्ध कराया जाता था। संगीत और नृत्य हुए करते। मुख्य वाद्य यंत्र वीणा थी, बांसुरी थी, जुआरी, किटव, दुंदुभी, युद्ध वाद्य यंत्र जो है दुंदुभी थी। उस वक्त के सब मनोरंजन के साधन हुआ करते थे।
तो ऋग वैदिक समाज के बारे में हम देख चुके हैं कि उस वक्त का समाज कैसा था। अब हम देखेंगे कि हमारा उत्तर वैदिक समाज कैसा था। तो उत्तर वैदिक समाज की अगर हम बात करें तो वर्ण व्यवस्था पर समाज अधिक आधारित था। यानी जो ऋग्वैदिक काल के 8वें सूक्त में हमें बताया गया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्गों में जो है समाज को बांट दिया गया, वही 4 वर्ग जो है हमें उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलते हैं। ऋग्वैदिक काल में व्यक्ति योग्यता अनुसार कार्य करता था, जबकि उत्तर वैदिक काल में वर्ण अनुसार कार्य करते थे। यानी कि ऋग्वैदिक काल हमारा ऐसा था कि अगर कोई ब्राह्मण का पुत्र है और अगर वह व्यापार का कार्य करता है तो वह वैश्य में माना जाता था। अगर कोई क्षत्रिय का पुत्र है, अगर वह पंडिताई का कार्य करता तो वह ब्राह्मण माना जाता। इसमें कार्य जो जैसा करता उसे उसी वर्ग में मान लिया जाता था। जबकि उत्तर वैदिक काल हमारा एक ऐसा वैदिक काल है कि जिसमें वर्ण के अनुसार कार्य होता था। अर्थात अगर ब्राह्मण का पुत्र है तो वह चाहे जो कार्य करे किंतु वह ब्राह्मण ही कहा जाएगा, क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय ही कहा जाएगा, वैश्य का पुत्र वैश्य ही कहा जाएगा। ऐसा समाज बटा था। यह ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ से मिलता है। ऐसी जानकारी हमें ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ से देखने को मिलती है। कार्य का जो विभाजन था, ब्राह्मण जो वर्ग था यज्ञ करता था, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना, शिक्षा देना, शिक्षा लेना, यह 6 प्रमुख कार्य ब्राह्मणों के थे। क्षत्रियों के कार्य की बात करें तो लोगों की रक्षा करना इनका कार्य था, ये लड़ाकू वर्ग थे। वैश्य का कार्य व्यापार, पशुपालन, कृषि करना था। वैश्य को अनश्य बलिकृत कर देने वाला कहा गया है। अर्थात राजा जो कबीलाई समुदाय के प्रधान थे वे जो है वैश्यों से कर लिया करते थे। शूद्र अनस्य प्रेस्य कहा गया, इन्हें अनस्य प्रेस्य कहा गया है, अर्थात सेवा करने वाला। वह शूद्रों को सेवक माना गया था। उसके बारे में संपत्ति और सम्मान के अधिकार को लेकर क्षत्रिय व ब्राह्मणों के मध्य संघर्ष था। यानी संपत्ति और सम्मान को लेकर क्षत्रिय और ब्राह्मणों में अक्सर संघर्ष हुआ करते थे। ब्राह्मण अपने को सर्वश्रेष्ठ मानते थे जबकि क्षत्रिय वर्ग अपने को श्रेष्ठ माना करते थे। उपनयन संस्कार केवल द्विज को था। द्विज अर्थात क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, इन तीनों समुदाय को मिलाकर द्विज कहा जाता है। उपनयन संस्कार केवल द्विज को था। शूद्रों का उपनयन संस्कार नहीं हुआ करता था। चारों वर्ण अलग अलग दफनाए जाने लगे, यानी सबको अलग अलग दफनाया जाता था, सबका स्थान अलग था। शतपथ ब्राह्मण से भाषा विभेद भी मिलता है। शतपथ ब्राह्मण से हमें यह जानकारी मिलती है कि उस वक्त अलग अलग कई भाषाओं का प्रचलन था। ब्राह्मणों के लिए आए ही आइए, क्षत्रियों के लिए आगच्छ आओ, वैश्य के लिए आद्रव जल्दी आओ और शूद्रों को आधाव दौड़ कर आओ शब्द प्रयोग होते थे। यानी कि उस वक्त के समाज में अलग अलग वर्णों को बुलाने के लिए अलग अलग तरीके से शब्द प्रयोग किए जाते थे। अगर किसी ब्राह्मण को बुलाना होता तो अय ही शब्द कहा जाता था। अय ही का अर्थ होता है आइए, सम्मान के साथ। क्षत्रियों के लिए आगच्छ शब्द प्रयोग होते थे, यानी आओ। वैश्य के लिए आद्रव शब्द प्रयोग हुआ करता था, यानी जल्दी आओ। और शूद्रों यानी सबसे निम्न वर्ग के लिए आधाव शब्द का प्रयोग होता था, अर्थात दौड़ कर आओ। ये शब्द प्रयोग किए जाते थे। छांदोग्योपनिषद में व्यक्ति के जीवन को 100 वर्ष मानकर ब्रह्मचर्य आश्रम 25 वर्ष तक, गृहस्थ आश्रम अगले 25 वर्ष तक और वानप्रस्थ आश्रम माने गए हैं। इन 3 आश्रमों में मनुष्य का जीवन बटा हो, ऐसा इसमें बताया गया है। उस वक्त के उत्तर वैदिक काल की अगर हम स्त्री दशा की बात करते हैं समाज की, तो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में पुत्री को दुख का कारण बताया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है कि पुत्री दुख का कारण है। बृहदारण्यक उपनिषद में केवल विद्वान पुत्री के जन्म हेतु अनुष्ठान व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद जो है इसमें विद्वान पुत्री जन्म ले इसके लिए अनुष्ठान हुआ करते थे। देख लीजिए, छांदोग्य उपनिषद मात्र में बाल विवाह शब्द मिला है। एकमात्र छांदोग्य उपनिषद ऐसा है जिसमें बाल विवाह शब्द प्रयोग हुआ है, बाकी इतिहास में बाल विवाह शब्द नहीं देखने को मिलता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन बन जाता है। ये सब मेन पॉइंट हैं। शुक्ल यजुर्वेद में वेश्यावृत्ति शब्द मिला है। वेश्यावृत्ति का जो शब्द है अर्थात कि वेश्या जो औरतें थी उनके बारे में जानकारी शुक्ल यजुर्वेद देता है।
कन्या के जन्म की निंदा अथर्ववेद में मिलता है। कन्या के जन्म से जो है दुख होता था, ऐसा अथर्ववेद बताता है। मैत्रायणी संहिता में स्त्री को सुरा या पासा कहा गया। शतपथ ब्राह्मण में अर्धांगिनी शब्द मिला है। इन सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। जितने पॉइंट हैं बहुत जरूरी और स्टार पॉइंट है, इसे अच्छे से ध्यान कर लीजिएगा, स्टार पॉइंट करके अंडरलाइन करके लिख लीजिएगा। कई बार इनसे क्वेश्चन बनाए जा चुके हैं पीसीएस और यूपीएससी में, और अगले बार भी बनने की पूरी चांस रहती है, इसलिए ध्यान रखिएगा, वरना समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं। इस चीज़ को समझ लीजिए। उसके बाद जो है बिना विवाह के विधवा से उत्पन्न संतान को देधीसस्य कहा गया है। देधीसस्य शब्द ऐसी संतान को कहा गया जो अविवाहित विधवा थी। जो महिला आजीवन शिक्षा लेती थी उसे ब्रह्मवादिनी, व जो गृहस्थ कार्य में संलग्न थी उसे सधोवधू कहा गया। जो पुरुष आजीवन शिक्षा लेता था उसे नैष्ठिक, व जो गृहस्थ जीवन में लगते थे उन्हें उपकरवाण कहा गया है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इससे पूछ लिए जाते हैं। वैदिक कालीन, अब राजनैतिक दृश्य की बात करते थे कि वैदिक समाज में हमारी जो राजनैतिक स्थितियां थी वे कैसी थी। तो ऋग्वेद में समिति 9 बार, सभा 8 बार, वेदथ 122 बार, गण 46 बार शब्द प्रयोग हुआ है। जब कोई युद्ध होता था तो उस सभी कबीले मिलकर एक को अपना नेतृत्वकर्ता चुनते थे, जो युद्ध के बाद निरस्त हो जाता था। नेतृत्वकर्ता का चुनाव समिति करती थी। युद्ध जीतने के बाद सभी कबीले नेतृत्वकर्ता को कुछ धन उपहार देते थे, जिसे बलि कहा गया है। समिति का अध्यक्ष ईशान होता था, यानी समिति का जो अध्यक्ष था उसे ईशान कहा जाता था। और जब कोई युद्ध होता तो सभी कबीले वाले एक कबीले के मालिक को अपना जो है सेनापति चुन लेते थे और युद्ध में उसी का अनुसरण करते थे, और युद्ध के पश्चात उसका पद निरस्त हो जाता था और उसे वे लोग प्रेम में कुछ भेंट जो है धन वगैरह दिया करते थे। उस वक्त की बात करते हैं अगर प्रशासनिक विकास की, तो उस वक्त जो प्रशासन था वह कैसा था। शतपथ ब्राह्मण में व मैत्रायणी संहिता में 12 रत्नीन का उल्लेख है। इसमें सबसे प्रमुख पुरोहित था, रथकार, बढ़ई, विस्पति, ग्रामणी, सेनानी, भागदत्त, महिषी, ब्रजपति थे। यानी कि 12 रत्नों की बात की गई है। एक दरबार में 12 रत्न प्रमुख हुआ करते थे, जिनमें सब शामिल थे। परिवार के बाद कुल, कुल के बाद ग्राम, ग्राम के बाद विश्व, विश्व के बाद जन, जन के बाद जनपद, जनपद के बाद महाजनपद का जो है उस वक्त नाम सुनने को मिलता है। परिवार के से बड़ा जो होता था उसे कुल कहा गया है। कुल के जो है जो मुखिया थे उसे कुलप कहा गया है। कुल से बड़ा ग्राम होता था, ग्राम के मुखिया को ग्रामणी कहते थे। ग्राम से बड़ा विश्व होता था, विश्व के मुखिया को विस्पति कहते थे। विश्व से बड़ा जन होता था, जन के मुखिया को जनस्य गोपा कहते थे। और जन से बड़ा जनपद होता था, यह एक जनपद के बराबर जो है 30 जन के बराबर होता था। और जनपद के बाद महाजनपद शब्द प्रयोग हुआ है। उसके बाद इसमें एक युद्ध देखने को हमें मिलता है इस समय में, जो कि बहुत प्रसिद्ध युद्ध था, दशराज युद्ध जिसे कहा गया है। दशराज युद्ध रावी नदी के तट पर हुआ। इसमें सुदास और विश्वामित्र के मध्य यह युद्ध देखने को मिला है। विश्वामित्र जो है के साथ 5 जन, अनु, द्रुह, पुरु, तुरुवस और पुह थे, और 5 जनजातियां अनिल, पक्त, शिव, भलानस और विषाणीन, ये 5 जनजातियां थी। तो इसी के साथ जो है हमारा उत्तर वैदिक और ऋग वैदिक काल यानी पूरा वैदिक काल पूरी तरह से समाप्त होता है। अब कल से हम शुरू करेंगे एक नए टॉपिक की, जिसका नाम है महाजनपद काल। महाजनपद का काल बहुत ही बड़ा और बहुत ही विस्तृत है, बहुत आसानी से बहुत ही सटीक लैंग्वेज में समझा जाएगा। आप इसे जो है अपने जो हमने अब तक पढ़ाया है अपने हाथों से नोट्स तैयार करें, लिखते चलें, समझते चलें, और जो है अधिक से अधिक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते चलें, ताकि अधिक लोग इस चैनल का फ़ायदा ले सकें। तो साथियों, इसी के साथ आज खत्म करते हैं। आज का वीडियो पूरा होता है। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। बने रहिए कुंवर स्टडी के साथ। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।